हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो जैसा कि आपको टॉपिक में ऊपर दिख रहा होगा ना, आज हम बात करने वाले हैं भारत में लोहे की प्राचीनता के बारे में। ठीक है ना, कि जो एंटिक्विटी ऑफ आयरन इन इंडिया है, हम आज इस पे बात करेंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। ठीक है, और मैं आयरन एज से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, है ना, क्योंकि अब आप भी फ्री हो गए होंगे अपने एग्ज़ाम एंड रिजल्ट एंड जो भी काम है आपको उनसे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ है कि लोहे का आविष्कार, ठीक है, मतलब क्या किया लोहे के आविष्कार ने। वो अब आपने देखा होगा कि मानव की प्रगति और उसके विकास में जो लोहे का आविष्कार है ना, उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। कैसे? देखिए, जब लोगों का क्या हुआ, जब लोगों को पता चल गया कि हाँ ठीक है, लोहे जैसी एक धातु है, तो लोहा क्या था? लोहा चांदी से, सोने से और तांबे से, ठीक है, इन सब से ज़्यादा स्ट्रांग था, है ना। ये इनमें से कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि लोहा है ना। तो अब क्या हुआ, अब युद्ध लड़ने के लिए, है ना, खेती करने के लिए, इन सब चीज़ों में जब हमने लोहे का यूज़ किया, ठीक है, जब हमने अपनी जो खेती के उपकरण है वो लोहे के बनाए, जब हमने अपने हथियार लोहे के बनाए, ठीक है, इनफैक्ट जब हमने मतलब शिकार करने के लिए तो पहले वैसे तो पत्थर के औजार भी काफ़ी थे, लेकिन फिर भी लोहे का कोई मुकाबला नहीं था, है ना। तो इन सब चीज़ों ने क्या क्या किया, इनफैक्ट आप इसको कांसे को भी समझ लीजिए। अगर कांसे को भी रख लेंगे तो कोई भी चीज़, इनमें से ये कोई भी चीज़ लोहे के मुकाबले मजबूत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो खेती है ना, यानी कृषि, ठीक है, उसमें बहुत लाभ मिला, यानी कि अधिशेष उत्पादन हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने अब लोहे के आविष्कार, लोहा कड़ी कड़ी धातु है, ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों ने जंगल साफ करना आसान हो गया। जंगल साफ हुए तो वहाँ खेती के उपयोग के लिए ज़मीनें ज़्यादा मिल गई, है ना। तो उससे क्या हुआ, उत्पादन ज़्यादा हुआ। ठीक है, दूसरा क्या, अब चाहे शांति हो या युद्ध की स्थिति रखनी हो, ठीक है, दोनों के लिए लोहा का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा। ठीक है, अब क्या है कि जो ये प्रयोग है लोहे का, मतलब जो लोहे का आविष्कार हुआ, इससे मानव के जो लाइफ के जो भी पक्ष थे, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन सब ने इससे लोहे की वजह से सब में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे भी अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि औद्योगिकरण कब होगा, औद्योगिक विकास के लिए क्या ज़रूरी है, लोहा। क्यों? जो फैक्ट्रीज लगती हैं या जो भी आप देखते हैं, चाहे जिस चीज़ की भी फैक्ट्री, उसमें क्या यूज़ होता है, लोहा, है ना। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोहा जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा और औद्योगिकरण का आधार रहा। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि क्या मतलब इस कब मिला ये, है ना, ऑथेंटिकली ये कब इस पाया गया, कब पता चला कि लोहे जैसी कोई चीज़ है। ठीक है ना। तो देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि लोहे का जो लोहे की नॉलेज है वो सभी जगहों पे एक साथ नहीं हुई। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि आज आज साउथ में पता चला तो आज ही नॉर्थ में पता चल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे पता चला, मतलब एक जगह कहीं पता चला होगा, फिर कैसे कैसे दूसरी जगहों पे वहाँ पे वो प्रसार हुआ। ठीक है ना, मतलब किसी एक जगह पे कोई चीज़ पता चलती है, फिर दूसरी जगह कैसे पहुँचती है, हम इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अब अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की, तो देखिए कहा जाता है ना कि जो हेमेटाइट है, ठीक है, हेमेटाइट क्या होता है, ये जो हेमेटाइट है, ठीक है, ये लोहे में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इसकी प्रधानता होती है, किसकी? हेमेटाइट की। ठीक है, और हेमेटाइट जो है ये अपने रंग के लिए पाषाण काल में
यूज होता रहा है। ठीक है, ठीक है। जो हेमेटाइट है उसका रंग थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश मिक्स होता है, ठीक है, रेडिश ही समझिए। तो अपने रंग के कारण, मतलब कि जो हेमेटाइट है ना, इसमें ये जो हेमेटाइट है इसमें लौह तत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लौह तत्व बहुत ज़्यादा होता है। और पाषाण काल में जब लोगों को लोहे का नहीं भी पता था तो भी वो इसका यूज़ करते थे रंग के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, लोहे का ज्ञान जो है वो कहा जाता है कि किसी ना किसी तरह मेसोपोटामिया में, ठीक है, मेसोपोटामिया में 3000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ठीक है ना, मेसोपोटामिया में 3000 ईसा पूर्व के आसपास लोगों को हो गया था। ठीक है, और लोहे का तो पता लोगों को चल गया था, लेकिन उसको गलाने की टेक्निक, अब देखिए, आप लोहा अगर आपको रॉ फॉर्म में मिलेगा तो आप उससे मनचाही चीज़ तो तभी बनाएंगे ना जब आप उसको गला पाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकली ऐसा बोला जाता है कि उसको गलाने की तकनीक का आविष्कार मेसोपोटामिया में 2800 ईसा पूर्व के आसपास लोगों को हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रयोग है अभी भी बहुत सीमित था, बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है ना, इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि आर्मेनियम पहाड़ियों में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी, ठीक है, जाति जो कि मितानी शासकों के शासित क्षेत्र में रहती थी। ठीक है ना, और सर्वप्रथम लोहे का श्रेय उन्हीं को देते हैं। किसको देते हैं, ऐसा हिस्टोरियन कहते हैं कि जो आर्मेनियम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, आर्मेनियन पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनमें एक बर्बर जाति रहती थी। ठीक है, बर्बर जाति रहती थी, और यहाँ पे शासन कौन करता था, यहाँ पे मितानी लोग शासन करते थे। ठीक है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि इन्हीं बर्बर जातियों को श्रेय दिया जाता है लोहे को ढूंढने का। ठीक है, लेकिन जो हित्ती लोग हैं, ठीक है, देखिए, ढूंढने का श्रेय तो हम अर्मेनियम पहाड़ी की बर्बर जातियों को दे रहे हैं, लेकिन प्रयोग करने का श्रेय जो है हिस्टोरियन वो हित्तियों को देते हैं। जो हित्ती जाति के लोग थे, यानी जो हित्ती लोग थे, ठीक है, इनको सबसे बड़े पैमाने पे प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, विद्वान इस बात पे सहमत हैं, मतलब इस बात पे उनकी सहमति है कि 1800 से लेकर 1800 ईसा पूर्व है ना, यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी से लेकर 1200 ईसा पूर्व के मध्य तक, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड को ध्यान से याद रखिएगा, तक लोहे के मतलब लोहे के ऊपर कह लीजिए, लोहे के ऊपर, ठीक है, किसका अधिकार बना रहा, हित्ती लोगों का। ठीक है, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसके उपयोग पे 1800 से लेके 1200 ईसा पूर्व के मध्य तक इनका एकाधिकार बना रहा, किसका, हित्तियों का। ठीक है, और उन्होंने इसका किस चीज़ में प्रयोग किया, इसका प्रयोग युद्ध के लिए किया। ठीक है, और कैसे इसको गलाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो शोधन प्रणाली है, इसको क्या किया इन लोगों ने, इसको गुप्त रखा। ठीक है, इसको मतलब गोपनीय रखा ताकि बाकी लोगों को पता ना चले, क्योंकि अगर बाकियों को पता चलेगा तो युद्ध में उनके पास भी होगा, है ना, फिर इनको हराना आसान होता, इसलिए इन्होंने इसको छुपा के रखा। संभवतः प्रारंभ में लौह उपकरण विशिष्ट लोगों के लिए ही बनाए जाते थे, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जो शस्त्र हैं या जो भी है वो हर आम इंसान के लिए था, नहीं, स्टार्टिंग में वो केवल था किसी कह सकते हैं वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष, इनके लिए ही बनाए जाते थे। ठीक है ना, ये अभी हम वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे। ठीक है, फिर क्या होता है कि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में जो हित्ती शासक था हत्तुसिलिस तृतीय, ठीक है,
ने असीरियन एलेनमनसेड प्रथम को एक पत्र लिखा। किसको लिखा? ये एक हित्ती शासक है, इसने एक असीरियन शासक को, ठीक है, मैं नाम लिख दे रही हूँ, ये आपको मैं, ये देखिए ये आपके काम की भी चीज़ है और आप इसको बस ज़रूरी नहीं इसको नोट करिए पर इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा आगे लोहे के बारे में जानना, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर चीज़ें बेसिक से पता हो ना तो आसान होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक हित्ती शासक है, इसने 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हत्तुसिलिस को, ये हत्तुसिलिस तृतीय है, इसने असीरियन एलमनसेर प्रथम को एक पत्र लिखा और क्या लिखा कि जिस अच्छे लोहे की आप मुझसे मांग की है आपने, वह इस समय मेरे किजू बतूना के गोदाम में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मैंने पिघलाकर अच्छा लोहा बनाने का आदेश दिया है परंतु काम पूरा नहीं हुआ। ये बस एज अ कोड दिमाग में रखिए। अब आप सोचिए कि जो ये हित्ती शासक है, इसने इस असीरियन शासक को, जब असीरियन शासक ने यानी कि एलमनसेर प्रथम ने जब हत्तुसिलिस से मांगा होगा लोहा, जब पता चला होगा कि भाई इनके पास लोहे जैसी कोई चीज़ है, तो इसने क्या किया, ये कह के कि जिसकी मांग आप कर रहे हैं वो अभी मेरे गोदाम में नहीं है, ठीक है, और अभी मैं उसको पिघला के ऐसा बना रहा हूँ कि वो उसकी कोई उपयोगिता हो सके, उससे कुछ काम किया सके। इससे ये पता चलता है, ठीक है, कि आपको दो चीज़ें से पता चलती है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको पता चलता है कि इस टाइम पे यानी कि 13 सेंचुरी बीसी की बात करें, 30 सेंचुरी बीसी में मतलब वर्ल्ड लेवल पे लोहा उपयोग किया जा रहा था। इससे आपको एक चीज़ पता चलती है और दूसरा उसकी उपयोगिता के बारे में पता चलता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट था, और ये भी पता चल रहा है कि वो हित्ती जो शासक है वो उससे बहाने भी बना रहा है ताकि बाकियों को ये टेक्नोलॉजी ना पता चले, ठीक है। लेकिन अब क्या था कि कोई भी चीज़ जब आ जाती है दुनिया में तो उसको बहुत टाइम तक छुपाया नहीं जा सकता। तो अब हित्ती कब तक इसको छुपाते, तो ज़्यादा टाइम तक उसको गोपनीय नहीं रख पाए, ठीक है। और क्या था कि जब आप कोई युद्ध को कभी भी देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, तो सारे के सारे सैनिक जो होते हैं ना राज्य के नहीं होते, कुछ भाड़े के भी होते हैं। तो हित्तियों के जो भाड़े के सैनिक थे ना, उन्होंने ये देख लिया था कि कैसे गलाते हैं लोहा, और फिर उन लोगों ने दूसरे को बता दिया। तो इस तरह से देखिए, ये बताने का मतलब, मेरा सारा कहानी का मतलब ये था कि इस तरह से मेसोपोटामिया से, ठीक है, मेसोपोटामिया से लोहे का जो ज्ञान है, लोहे को गलाने का ज्ञान है, वो बाहर निकला। और उनको तो 3000 ईसा पूर्व में ही पता चल गया, 2800 ईसा पूर्व में उन्होंने गलाना भी सीख लिया था, क्योंकि और हमारे पास ये एविडेंस भी है कि ये 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, कि इनका जो पत्राचार हुआ, इन्होंने जो आपस में बात की लेटर के थ्रू, उससे ये पता चलता है कि हाँ उस टाइम तक कितने व्यापक रूप में, कितने बड़े रूप में लोहे का प्रयोग वर्ल्ड लेवल पे शुरू हो गया था। अब क्या था कि 1200 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, अब 1200 ईसा पूर्व के पास क्या हुआ, जो हित्तियाँ हैं, हित्ती थे, उनके साम्राज्य का मतलब विघटन हो गया, ठीक है, उनका साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या था कि अब और तेजी से जो लोहे की टेक्निक है वो आसपास के जो भी एरिया थे उनके आसपास फैलने लगी, ठीक है ना। और क्या था, ये वो टाइम था जब ताम्र और कांस्य, देखिए मैं जो आपको फैक्ट बता रही हूँ ना उसको कान खोल के सुनिएगा क्योंकि वो आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत डीप लेवल में पूछा जाता है ना। तो देखिए 1200 के आसपास जो ताम्र संस्कृतियां हैं और जो कांस्य संस्कृतियां हैं, अब क्या हो रही थी, ये मैक्सिमम जगहों से समाप्त हो रही थी, ठीक है। और ईरान में, ठीक है, ईरान में लगभग इसी समय, ठीक है, इसी समय प्रथम लोहे के प्रचलन के, ठीक है, प्रचलन के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। अब लोहे की कि कितना ईरान में कब यूज़ हुआ, इसका बिल्कुल जो कहते हैं ना, इसका जो प्रूव है, इसके जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जब ये 1200 ईसा पूर्व के आसपास ही ईरान में पहली बार इसका उपयोग हुआ होगा, किसका, लोहे का, ठीक है। अब था कि भारत में लोहे का प्रचलन, अब देखिए मैंने आपको एक वर्ल्ड लेवल पे इसलिए समझाया
ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि विश्व में लोहे का प्रथम ज्ञान किसको हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामियंस को हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद से कह दें कि नहीं नहीं ये तो भारत में ही बना था, इसको पहले भारतवासियों ने खोजा और उन्होंने शोधन तकनीक सीखी। नहीं, आपको मतलब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में लोहे का प्रचलन कब और कैसे प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा ही, और यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कब कैसे। देखिए, कहते हैं कि स्टार्टिंग में विद्वान जो हैं वो सोचते थे कि यूनानियों के आने से देश को लोहे के बारे में पता चला। ठीक है, नहीं मतलब उसके पहले जब तक यूनानी नहीं आए थे तब तक यहाँ पे लोगों को लोहे के बारे में नहीं पता था, ऐसा कुछ विद्वान सोचते थे। ठीक है, लेकिन यूनानी ग्रंथों से ही, ठीक है, हमें ये पता चल जाता है, हमें इसके साक्ष्य मिल जाते हैं कि जो सिकंदर के आक्रमण के पूर्व जो भारतीय लोहार थे, मतलब सिकंदर के आक्रमण के पहले जो भारतीय लोहार थे, वो ऐसे लौह उपकरण बनाने में निपुण थे जिनमें कभी जंग नहीं लगती थी। तो पहले लोगों के पास बेसिक थॉट ये थी कि भाई यूनानी आए, है ना, यूनानी आए तो लोहे का पता चला। पर हमें यूनानी एविडेंस ही बताते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे सॉरी, थोड़ी सी राइटिंग मेरी गड़बड़ हो जाती है बिकॉज मेरी आदत नहीं है, सो सॉरी, है ना। तो बताते हैं कि यूनानी जो स्रोत हैं, यूनानी जो सोर्सेस हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि नहीं, उन्हीं की ऐसा नहीं था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो भी जो यहाँ के लोहार थे वो ऐसा लोहा बनाते थे जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। ठीक है, फिर क्या था, जो मार्टिमर व्हीलर थे, है ना, उन्होंने कहा कि देश में लोहे का प्रयोग करने का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, पारसियों को। अब ये बात आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, कभी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो मॉर्टिमर व्हीलर हैं, ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है, ये लोहे का प्रयोग का श्रेय भारत में पहले किसको देते हैं, ये कहते हैं कि भारत में लोहे का प्रयोग करने वाले पहले पारसी थे। ये मॉर्टिमर व्हीलर का थॉट है। ठीक है, फिर हमें पता चला कि भारत के पारसी जब हमारा मतलब पारस से कांटेक्ट हुआ, उसके पहले यानी कि 600 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व के पहले भी भारतीयों को किसका ज्ञान था, लोहे का ज्ञान था। अब क्या था, अब जो मॉर्टिमर व्हीलर की ये जो विचारधारा थी कि पारसियों से ज्ञान हुआ, ये तो खंडित हो गई, ये तो गलत साबित हो गई। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चलता है कि भाई 600 से 500 ईसा पूर्व में भी लोहे का प्रयोग भारत में हो रहा था। ठीक है, फिर क्या था कि बाद में लोगों ने, मतलब जो पुरातत्वविद हैं यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि लोहे की जो तकनीक है वो तांबे और कांसे की तकनीक की भांति ही ईरान से विकसित होके रेडीमेड रूप में यहाँ पे आई है। मतलब कि जैसे कि तांबा और कांसा पहले बाहर से उसको गलाने की तकनीक यानी इसको शोधन करने की तकनीक जैसे रेडीमेड रूप में भारत में आई, वैसे लोहा भी आया। ठीक है, फिर डॉक्टर KTM हेगड़े, ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि इनके जो मत है ना वो आगे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब UGC कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, हम डॉक्टर KTM हेगड़े की बात कर रहे हैं। डॉक्टर KTM हेगड़े ने कहा कि भारतीय लौह तकनीक स्वदेश में विकसित नहीं हुई है। ठीक है ना, मतलब कि ये स्वदेशी नहीं है, यानी कि भारत में विकसित नहीं हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा कि स्वदेशी नहीं है। तो कभी आपसे सवाल पूछ सकता है UGC में कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो कहते हैं कि लोहा भारत की मतलब विकसित की तकनीक नहीं है। तो आप नाम याद रखिएगा। देखिए, मॉर्टिमर व्हीलर मैंने आपको बताया ही, डॉक्टर KTM हेगड़े भी बता दिया, ये भी यही कहते थे कि भाई जो भारत की लौह तकनीक है स्वदेश में विकसित नहीं हुई है। ठीक है ना, फिर एक और प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर गोवर्धन राय। ठीक है, अब जो प्रोफेसर गोवर्धन रॉय शर्मा हैं, ठीक है ना,
इन्होंने कहा कि जो लोहा का, इन्होंने किससे रिलेशन दिया, इन्होंने पीजीडब्ल्यू से दिया। पीजीडब्ल्यू क्या है भाई, ये पात्र परंपरा है, मतलब कि जिस स्टाइल के इंडिया में पॉटरीज मिलती हैं उनमें से एक है पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंटेड ग्रेवेयर, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, चित्रित धूसर पात्र परंपरा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जो पीजीडब्ल्यू है इसका संबंध लोहे से है, और जो लोहा है वो आर्यों के साथ आया, ठीक है ना। पीजीडब्ल्यू के मतलब जब आर्य आए तो लौह लाने वाले भी यही थे, ठीक है ना। फिर NR बनर्जी हैं, ठीक है ना, NR बनर्जी हैं। इन्होंने कहा कि जो पीजीडब्ल्यू है यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर पात्र परंपरा है, इसी संस्कृति के लोगों ने भारत में लोहे का आविष्कार किया, ठीक है ना। ये NR बनर्जी की थॉट है, मतलब उनका दिया हुआ सिद्धांत है कि जो पीजीडब्ल्यू पात्र परंपरा के लोग थे वही लोहे के आविष्कारक थे, ठीक है ना। तो अब देखिए भारत में लोहे का पहला प्रयोग कब हुआ था, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 भागों में, ठीक है। पहला जो साहित्यिक सोर्स है हमारे पास, मैं आपको ऐसे क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें हमें साहित्य से पता चलती हैं, है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें एविडेंस तौर पे नहीं मिलती, पर हमें कहीं रिटन तौर पे मिल जाती हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ यूज़ होती थी, हमें पता चलता था अच्छा शायद अब विलुप्त हो गई होगी, पर उस टाइम पे शायद ये चीज़ हुआ करती थी, तभी इसके बारे में लिखा गया है। तो हम जब लोहे के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोहा कितना पुराना भारत में है, कितना टाइम से यूज़ हो रहा है, पहली बार कब यूज़ हुआ, कैसे यूज़ हुआ, तो हम दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। हम साहित्यिक पे भी ध्यान देंगे और हम पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं और जो लिटरेरी सोर्सेज हैं दोनों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, ये है साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि जो आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो आपके लिटरेचर्स में मिलेंगे, जो आपके बुक्स में मिलेंगे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप बोर हो जाएंगे। तो फिर जो भी कोई सवाल हो मुझे बताइएगा। मिलते हैं, सी यू देन, टेक